धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaurji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, और इस वक्त बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही वायरल होते हुए मुद्दे के ऊपर में। यूएस इजराइल का वॉर ईरान के ऊपर थम ही नहीं रहा है और लगता है बात बढ़ जाएगी। डीप स्टेट ने इस वक्त फिर से बोला है कि बहुत सारी फाइलें हैं जो निकालनी है, और उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है कि बाहें मरोड़ दी है ट्रंप की कि भैया प्लीज कंटिन्यू द वॉर, वी विल नॉट लेट इट गो। ये वॉर चलना चाहिए जिससे उनकी जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो थोड़ी सी एक्टिव रहे। बट उसके साथ साथ इंडियन वाटर्स में भारत, हमारे समुद्र के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर एक ऐसी बड़ी चीज होगी जिसको लेकर पूरी दुनिया में कवायद मच चुकी है। जी संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी नमस्ते गायत्री जी, दर्शकों को भी नमस्कार। और न्यूज ये है, सबको पता ही हो गया होगा अब तक, एक ईरानियन शिप था जो भारत की सीमा से काफी दूर, उसको अमेरिकन की सबमरीन ने ध्वस्त कर दिया। मतलब जो ईरान में युद्ध हो रहा है, जो वहां पर मिसाइलें गिर रही हैं, उस पूरे एरिया में जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का अटैक हो रहा है, वो इंडियन ओशन में भी आया और उस पर कई लोगों की ये कवायद हो गई या दुराग्रह हो गया या जबरदस्ती की बात हो गई कि भारत का इन्फ्लुएंस जो है इंडियन ओशन में है, तो भारत के इन्फ्लुएंस के अंडर में जो है ईरानियन शिप को तोड़ दिया गया और अमेरिका यहाँ तक आ गया है, अमेरिका के आगे आप लेट गए हैं, समथिंग लाइक ये वन एक बात से लेकर आगे तक चल रहा है। सबसे पहले क्लैरिफिकेशन जब दी गई इसमें कि भाई देखो, इंटरनेशनल वाटर जो होते हैं, जो सीमा होती है भारत की, जो समुद्र में या किसी भी देश की, वह होती है आपके लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है। और यह घटना हुई है भारत के लैंड से 198 नॉटिकल माइल दूर। मतलब 10 गुना भी नहीं, 15-20 गुना जगह दूरी पर हो रखा है। जो आपकी सीमा है उससे कहीं ज्यादा, 12 नॉटिकल माइल, 198 नॉटिकल माइल, और वह भी श्रीलंका से भी आगे हो रखा है। तो भारत का इन्फ्लुएंस कहाँ है, क्यों होगा इंटरनेशनल वाटर्स में? भारत की तो सीमा ही नहीं है, तो इंटरनेशनल वाटर्स बोलते हैं ना उसको। वहां कौन क्या कर रहा है, उसमें भारत का क्या दखल, पहली चीज। दूसरा ये कहा गया कि भारत ने ही इनवाइट किया था उस शिप को, वो भारत से ही निकला था। मिलिट्री एक्सरसाइज होती है तो ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि उस शिप की सुरक्षा करना। ऐसा 42 शिप्स आए थे 18 देशों के। ये नेवी एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज लगातार होती रहती, कई देशों के आपस के व्यवहार से होती रहती हैं। तो बंद कर दें फिर, क्या सबको घर छोड़ के आए, ये सब लोग सही सलामत घर पहुंच गए हो? उस शिप से कोई डिस्ट्रेस कॉल भी भारत को नहीं आई। और क्या अमेरिका ने भारत को बता के ये काम किया है, या ईरान ने भारत को बता के युद्ध शुरू कर दिया था, या जो न्यूक्लियर बना रहे हैं, या जो भी खुमैनी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि अमेरिका और इजराइल ने क्या क्लेम किया। खुमैनी ने, आयतुल्लाह खुमैनी ने, खामेनी ने, अहमदीनेजाद ने, कौन ऐसा ईरानियन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहा है या इनका जो आयतुल्लाह रहा है, जो रिलीजियस लीडर रहा है, तीनों मिलके सब लगातार ये बात कहते रहे कि हम न्यूक्लियर बना रहे हैं और बनाते ही इजराइल को फोड़ देंगे। तो उनके न्यूक्लियर बनने का वेट करें, ये तो वो खुद कह रहे हैं ना भाई। इस बार तो कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सद्दाम ने तो नहीं कहता कि मेरे पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मैं जा रहा हूं फोड़ने सबको। वो झूठ बोला था वेस्टर्न मीडिया ने। पर इस बार तो खुमैनी वगैरह, खामेनी खुद बोल रहे थे ना ये बात, और आज से नहीं बोल रहे, 20-30 साल से बोल रहे, और दे आर ट्राइंग।
और ऐसा नहीं है कि उनको जो है शांति करने की, उनसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की गई। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, आईएईए, वो कितनी बार वहां बातचीत किया। ओमान में जहां पर अभी बैठ के शांति वार्ता हो रही थी, जहां ईरान और अमेरिका बैठ के शांति वार्ता कर रहे थे, जो ओमान पूर्ण पूर्ण रूप से न्यूट्रल रहा ईरान की और इसराइल और अमेरिका के बीच में, उसने किसी की साइड नहीं ली, वहां भी बम फोड़ दिए। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं भारत का इसमें जो है दखल होना चाहिए, ईरान के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। वो बोला जा रहा है कि खमैनी के मरने पे आपने कुछ कहा नहीं। भाई साहब, एक तो प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, कुछ नहीं, वो एक रिलीजियस लीडर। तो बात वो छोड़ देते हैं कि किसके मरने पे क्या करना हो क्या नहीं करना है। वो भारत की अपनी विदेश नीति है, भारत करेगा। सोनिया भी अपने मन से करती थी और सरकार अपने मन से करती है, जिसको जो करना। उनके पास कहीं ज्यादा जानकारियां हैं, तो लेट्स अस नॉट अज्यूम कि हम उन्हें कह देंगे वो ये कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो लोग ये आग्रह कर रहे हैं कि चूंकि ईरान का एक शिप फूट गया है या उसको ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय, लेट्स से इंडियन ओशन में ही, क्योंकि इंडियन ओशन भारत के नाम पर है, तो इंडिया का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो जब भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कर रहा है, बना रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो उसके खिलाफ तो आप जाके जो है आर्टिकल्स लिख रहे हैं, मना कर रहे हैं कि जी, भारत को वहां पर अपना कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब भारत का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए अपना सी, नेवी, सी और सब कुछ बना, वहां पर अपना नेवल बेस बनाएगा या वहां के पोर्ट्स को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से यूएई का ऑयल और सऊदी का अरब का ऑयल निकल कर पूरा वहां से शिप्स निकलते हैं, जिसको ईरान ने चोक कर रखा है इस समय, जहां पर ईरान ने कमर्शियल टैंकर्स को भी फोड़ा है, जिसमें 2 भारतीय मर गए हैं। उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उतना ही इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ हॉर्मुज जितना इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मलक्का है। तो वहां पर इन्फ्लुएंस बनाने के लिए जब भारत जाता है ग्रेट निकोबार आइलैंड का प्रोजेक्ट करने के लिए, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट करने बनाने के लिए, तो फिर सोनिया गांधी कांग्रेस जो दुराग्रह पे उतर आते हैं कि नहीं नहीं, भारत में यहाँ कुछ नहीं करना चाहिए। भाई साहब, इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ पहले। अगर सुरक्षा देनी है तो किसी आइलैंड पे जाके हम अपना कुछ बेस तो बनाएंगे, या खाली अमेरिका को अलाउड है? डिएगो गार्सिया पे और सेंट मार्टिन आइलैंड पर बांग्लादेश की शेख हसीना क्यों भागी? क्योंकि अमेरिका को छोटा आइलैंड चाहिए था, सेंट मार्टिन। तो क्या कहना क्या चाहते हो भाई? अजीबोगरीब बात है। कहना कुछ नहीं चाहते गायत्री जी, चाहते बस हैं कि भारत किसी तरीके से युद्ध में घुस जाए, भारत पर यह युद्ध आ जाए। क्योंकि हमने आपने कई बार बात कर रखी है कि भारत की शांति कई लोगों को नहीं पसंद है। पिछले 3-4 दिन से मीम्स तो चल ही रहे हैं ना, सबने देखे होंगे कि वर्ल्ड एट वॉर, इंडियन प्लेइंग होली। इंडियंस आपस में बात करें, भैया होली 3 को की है कि 4 को है? भारतीयों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है और अभी पड़ेगा कुछ दिन में, जब ऑयल प्राइसेस, अभी एक बात, कांग्रेस होती तो क्या अब तक ऑयल प्राइसेस हाई नहीं हो गए होते? के बगैर डाउट भी मत रखना, अब तक 2-3 बार बढ़ा लिए होते उन्होंने। अरे वो तो युद्ध नहीं भी शुरू होता तब भी बढ़ा देते कि भैया युद्ध होने वाला है, ऑयल प्राइसेस बढ़ा के रखते हैं। यहाँ पूरा युद्ध चल रहा है, कमर्शियल टैंकर्स को उस पे ध्वस्त हो जा रहे हैं, समुद्र में गिर जा रहे हैं। वहां पर मना कर दिया गया है, कई सारे कमर्शियल टैंकर निकल नहीं पा रहे हैं। सऊदी अरब की आरामको की ऑयल रिफाइनरी पे मिसाइल गिर गई है। आपके यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रिच ऑयल रिच एरियाज, उससे पहले भारत वेनेजुएला से, अब वेनेजुएला से जब तेल ले रहा था तब कह रहे थे अमेरिका का प्रेशर है। मतलब क्या बेवकूफी वाली बात है। भारत अगर एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ पर एक वॉर होने वाली है, तो यहां से हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन आता है ईरान से बहुत पहले बहुत कम कर दिया था भारत ने। और ईरान से जब लेता था तो डॉलर्स में नहीं लेता था। और ऐसा नहीं दुनिया में जहां बोरिंग कर दो वहीं पे तेल निकल रहा है, बड़ी कम जगह है भाई साहब। और ये कांग्रेस और ये लोग, ये हमेशा ये राहुल अंबानी जो है चोर है, अडानी चोर है, ये है वो है। भाई साहब, उसी धीरू भाई अंबानी की बनाई हुई ऑयल रिफाइनरी आज पूरे भारत में काम आ रही है, किसी सरकार ने नहीं बनाई थी। राइट। तो वेनेजुएलन ऑयल अगर लिया जा रहा है, रशिया से लिया जा रहा है, ऐसे रूट्स से हम ला रहे हैं जो सेफर साइड पे, तो इसमें भारत सरकार का योगदान है कि नहीं है? नहीं, आपने हमने तो कई बार देखा है गायत्री जी कि जहां 2 रुपए दाम बढ़ना होता था, सारे की सारी जनता पेट्रोल पंप पहुंच गई कि भैया फुल करा लो, पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दाम बढ़ने जा रहा है। कितनी बार हुआ ये काम? आखिरी बार आपने कब सुना था कि तेल के दाम बढ़े?
सही बात है। और ऐसे भयानक माहौल में भी तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं भाई साहब, हो सकता है कल बढ़ जाए, हु नोज। पर वैसे भी सिक्योर किया गया ना कोविड के दौरान, यूक्रेन रशिया वार के दौरान आपने रशिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड रेट्स पर, और आपने दुनिया को बेचा। और उन्हीं पैसे अब लोग कहते हैं कि अरे तेल का दाम जब कम था तो भारत सरकार ने तेल का राइट हमसे इतना प्राइस क्यों लिया, कम क्यों नहीं किया, पब्लिक की जेब में क्यों नहीं दिया। तो आपके डिफेंस के जो सामान बने हैं, दुबई में बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रही है, ड्रोन गिर रहा है, अभी और कतर, आईबीए के अकॉर्डिंग कतर कतर में, दोहा में बहुत रईस कंट्रीज थी, डिफेंड कर लो अपने आप को। अब तो जो सब देख भारत रहे ने ऑपरेशन हैं। सिंदूर के दौरान किया, आपके किसी शहर पर एक एक तिनका नहीं गिरने दिया। एक मिसाइल गिरी थी हिसार हरियाणा में, दिल्ली के लिए आ रही थी। तो ये पैसा क्या मिलिट्री का पूरा मिलिट्री से तो कोई कमाई तो होती नहीं है, सुरक्षा में जो पैसा जाता है वो तो पैसा जाता है। 2.5 से 3 लाख डॉलर्स लोग देकर वहां से निकल रहे हैं, अब कतर से, दोहा से, दुबई से। हालत ये हो गई है आज के डेट में, इतना बुरा हाल हुआ है। बट खैर, एक चीज अब मैं दूसरी तरफ लेकर आना चाहूंगी आपको। भारत को घसीटने की पूरी कोशिश की जा रही है इस वॉर में, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, अमेरिका फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम वॉर में नहीं गया, अनटिल अनलेस जापान ने, और अमेरिका जर्मनी को भी सामान बेच रहा था। फोर्ड ने बकायदा हिटलर को सामान बेचा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात बोल रहा हूँ, अमेरिकन कंपनीज ने। और यूरोप के, इंग्लैंड को, सबको बेचा। उस समय फ्रांस और इंग्लैंड बिल्कुल चाहता था कि अमेरिका हमारी साइड से वॉर में कूद जाए, क्योंकि अमेरिका चैन से बैठ के, दूर बैठ के पैसा कमा रहा था और इन दो देशों को ध्वस्त होता होने देना चाहता था। जब तक जापान ने उस पर हमला नहीं किया, पर्ल हार्बर पर, अमेरिका गया नहीं वॉर करने। और उसके बाद अमेरिका ने भी युद्ध नहीं जीता। वो कहानियां चला दी अपनी हॉलीवुड के माध्यम से। एक्चुअल युद्ध जर्मनी में रशियन सोल्जर्स घुसे थे, जिसने हिटलर और बर्लिन में अपनी सेना लगा के जर्मनी पर कब्जा किया था। रशियंस एंटर्ड इनटू बर्लिन, नॉट द अमेरिकन्स। बट हम्म। वहां से क्या हुआ, अमेरिका सुपर पावर हो गया, जो युद्ध से दूर रहा जितने ज्यादा दिन तक, और जिसने दुनिया को सप्लाई किया, अपने मैन्युफैक्चरिंग बनाई, अपने रिसोर्सेज पैदा किए, और सारा पैसा जो है दुनिया से लिया, जो तो युद्ध ये से दूर रहा, वो उसके बाद 100 साल तक दुनिया की सुपर पावर बन के आया। चाइना के साथ भारत भी, आज उसी चाइना समय में खड़ा है जी। चाइना की कितना भी वो नैरेटिव वॉर करें, कितना भी हाइब्रिड मीन्स यूज करें वॉर के, ठीक है, कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट वॉर, पर आप देख लीजिए वो भी युद्ध से दूर है, वो भी ग्रो कर रहे हैं। कहाँ वो कहाँ लड़ने जाते हैं तलवार निकाल कर या गोली बंदूक लेकर? वो तो पीछे से सीधे गवर्नमेंट खरीद लेते हैं, गवर्नमेंट को टॉपल करने की तैयारी करते हैं, बट डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दोज आर द गॉन आर द डेज जब लोग आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। ये लोग तो चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हम लंबा जाए। पीपल वांटेड कि हमारा लंबा युद्ध हो, यस, क्योंकि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान किसका होता, हमारा होता। भाई कीचड़ में पत्थर मारोगे तो अपनी तरफ आएगा कीचड़। मैं तो ऐसे मैं कह देखती रहा हूँ हूँ। लंबा जाने की जरूरत नहीं थी। यू ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, जो आपके सर पे सबसे बड़ी तलवार लटका के बैठा हुआ था पाकिस्तान, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ना उस जगह को। एग्जैक्टली, और इस युद्ध में भी भारत को, क्योंकि ये एक शिप क्या डूब गई, इसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक और एग्रीमेंट है जिसका बार बार नाम लिया जा रहा है संदीप भाई, दैट इज लिमाओ एग्रीमेंट 2016। ये इंडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। इसके हिसाब से यूएस गवर्नमेंट कैन यूज द इंडियन पोर्ट्स, और इसका जायजा देकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इंडियन पोर्ट से भी अटैक कर रही है यूएस आर्मी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको सरे से खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इंडिया किसी का साथ नहीं दे रहा है और हमारी पोर्ट्स को यूज नहीं किया जा रहा है बाय द अमेरिकन जी। इंडिया में बैठे हुए हैं, वो अब्दुल्ला मुफ्ती मोहम्मद जो है, बैठ के अगर पोस्टर जला रहे नेतन्याहू और ट्रंप का, और शियाओं के समर्थन में, ईरान के समर्थन में, यहाँ लखनऊ में और भोपाल में और कश्मीर में सब निकल रहे हैं सड़क पे, तो भाई साहब भारत के अंदर बैठा हुआ ईरान, किसकी बात कर रहे हो? सरकार किसका साथ दे रही, किस सरकार पूरी तरह कर न्यूट्रल है, पर इस यहाँ के लोग क्यों साथ दे रहे हैं ईरान का? यहाँ पे क्यों दंगा कर रहे हैं? यहाँ से बोल रहे हैं ना, वीडियोस घूम रहे हैं कि हमको भारत सरकार परमिशन दे दे तो हम चले जाएंगे ईरान। अरे बहन जाओ ना फिर, अभी प्लेन जा रहा है, 2-4 लोग को लेने के लिए जा रहा है, उसी में बैठ के चले जाओ, और बिल्कुल जाओ, जाना चाहिए। नहीं जाएंगे, सिर्फ जबानी खर्च करना है,
और कुछ नहीं करना है, करना धरना कुछ नहीं होता इन लोग को। और इन लोग का सारा प्यार मोहब्बत, जितनी दया करुणा होती है ना, कहीं दूर देश के लिए ही लोगों के लिए होती है, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं। हाँ, तभी तो बोल रहे फिलिस्तीन हैं के कि लिए है। जनता के लिए जाओ, प्लीज जाओ, लड़ो, थोड़ा हथियार बगल वथियार के चाहिए। मोहल्ले में गरीब हिंदू होगा, गरीब मुसलमान होगा, उसके लिए कुछ करना है नहीं, उसके लिए कुछ नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सरकार करेगी। सरकार क्या कर रही है? एक मिनट, आपने गरीब की बात की। देहरादून में आज की न्यूज़ है, देहरादून में एक 65 वर्ष की महिला होली मना रही थी, उसको 50 मुसलमानों ने घेर लिया। मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता देती हूँ जहाँ की ये खबर है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये अब घटनाएं लगातार हो रही हैं आजकल, कि कोई भी त्योहार चल रहा हो हिंदुओं का। दिस इज, लेट मी टेल यू कहाँ का है ये। जो बगल में हिंदू रह रहा है, आपके साथ 20 साल 25 साल आराम से प्यार से मोहब्बत से रह रहा है, उससे मतलब नहीं है, उसका तो जीवन बर्बाद कर देना है। अब पता नहीं कहाँ दूर बैठे हैं कुछ लोग, अच्छा वहां जाना भी नहीं है। और दुबई में जो मलयाली बैठे हुए मुसलमान, उनका क्या? जो पूरे सऊदी में इस लखनऊ एयरपोर्ट से फ्लाइट चलती है डायरेक्ट टू दुबई, डायरेक्ट टू सऊदी। ये पूरा जो पूर्वांचल का और ये जो पूरा लखनऊ के आसपास का मुसलमानी इलाका है ना, ये नौकरी करने जाते हैं, सऊदी जाते हैं। बचपन से मैं सुन रहा हूँ इन लोग से। क्या करेंगे? सऊदी जाएंगे, सऊदी जाते हैं, वहां कमाते हैं, फिर यहाँ आते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, जो भी करते हैं, खूब पैसा लाते हैं। सऊदी ने अब ये पैसा देना बंद कर दिया है। सऊदी पहले डायरेक्टली फंड करता था यहाँ पे। 2015-2016 में मुझे याद है कि सऊदी के जो मस्जिद है, जो बड़ी मस्जिद है, वहां के मौलाना आए थे यहाँ पे। लखनऊ की कुछ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी को 300-400 करोड़ रुपया कुछ दे के गए थे। बहुत अब बात चली उस समय। सऊदी ने वो फंडिंग करनी बंद कर दी है। कुछ लोगों को हो सकता है काम देता हो तो तनख्वाह देता होगा, तो तनख्वाह वहां लेके आते हैं, दैट्स अनदर थिंग। यही तो इसलिए है ना। सऊदी वाले अब जो है वो नकली हो गए, नकली इस्लामिक हो गए, हाँ, क्योंकि इनको सऊदी ने पैसा देना बंद कर दिया है सऊदी इंडिया ने वालों को। रोजगार तो दे रहा है ना, हमास के हम्म? जरिए। हम पहलगाम में किसका सबसे बड़ा हाथ था? पहलगाम हमास का ही था। हमास वो इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग। हमास हमास आके बकायदा ट्रेन करके गया है। ये दुनिया के ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे थे। देखिए अब जो मिडिल मिडिल ईस्ट का जो पूरा वो चल रहा है, या वेस्ट एशिया का जो गेम चल रही है, दैट इज रिलीजन वर्सेस मनी। अगर आप देखोगे तो बहुत फाइन लाइंस बोल रहे हो, ध्यान दीजिएगा। सऊदी के ये पास पैसा है, ईरान के पास हम्म, धर्म है। सऊदी एक शब्द नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसको है कि भाई मेरे को तो अपना इकोनॉमिक पावर लेकर चलना है, मुझे इस्लाम को माइल्यूट और डाइल्यूट करके चलना है, सो दैट हम मनी की तरफ ग्रो कर सके। नहीं तो वो टूरिज्म की तरफ नहीं जा सकते हैं, वो डिस्कोज और ये बाकी चीजें जो भी कर रहे हैं, उनको पता है अगर हमें बाकी दुनिया के साथ अकोमोडेट करना है ना, तो हमको उनके हिसाब से थोड़ा अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। ईरान उस तरीके से नहीं है मोल्ड करने को तैयार। तो अब क्या हो रहा है? रिलीजन वर्सेस मनी वाला चल रहा है। आई विल गो वन स्टेप कंट्रीज, फर्दर गायत्री जी। ये जितनी भी कंट्रीज है आप देखो, चाहे सऊदी हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, दुबई, टर्की, ये सब सब में पैसों को लेकर है कि भई हमें डेवलपमेंट करना है, हमें भी अपनी सिटीज खड़ी करनी है, हमें ये बनाना है, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है। सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग आफ्टर मनी। ईरान को पैसों से फर्क नहीं पड़ता, उसको तो ये है कि भैया हम तो शिया मुसलमानों को, क्योंकि हम कबाला क्या बैटल ऑफ, करबला। हाँ, बैटल ऑफ करबला 1865, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द टाइमिंग, एडी, तब से इनकी जो दुश्मनी चली रही है, तो हम तो इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे पहले। तो ये रिलीजन वर्सेस मनी चल रहा है पूरे वेस्ट एशिया में जी। आई ऐड टू इट। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि ये वॉर नेशंस की नहीं है, ये वॉर कुछ आइडियोलॉजीज की है। आपने सही कहा, रिलीजन वर्सेस मनी भी चल रहा है। आई गो वन स्टेप फर्दर। इट इज वॉर बिटवीन पैरासाइटिक माइंडसेट एंड प्रोडक्टिव माइंडसेट। सऊदी दुबई आर गोइंग ऑन प्रोडक्टिव माइंडसेट। कुछ बनाना है, कुछ करना है, कुछ बेहतर देना है, कुछ दुनिया को बेहतर देना है, शहर देना है, कुछ भी देना है, जो भी उनके समझ में आ रहा है। जहां पैरासाइटिक माइंडसेट है, उससे हटना है। ईरान फुल्ली पैरासाइटिक माइंडसेट, इसराइल बर्बाद करना है, अपने देश के लोगों को 15-20 हजार लोगों को मारना है, खत्म करना है, अपना कंट्रोल बिठाना है, हमको कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने देना है, एक अच्छे खासे प्रोडक्टिव देश की ऐसी की तैसी कर देनी है। एंड वन स्टेप फर्दर, सिविलाइजेशन की लड़ाई है, दो ब्रेकिंग सभ्यताओं की। न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज हाँ, आ रही है। ये तो होना ही था। वो दे आर रेडी फॉर टॉक्स। रेडी टू टॉक्स नहीं है ये अब मैं बताऊं, ये बैटल ऑफ हुदैबिया है, ये हुदैबिया की संधि है, उबैदिया है, क्या बोलते हैं उसको। ये उससे सीखते हैं कि जब मारे जाने लगो ना, तब ये ऐसे यासिर अराफात ने भी ऐसे उंगली दिखाई थी कि जब मारने जाने लगो तो जिंदा रशिया और बचने के लिए कोई भी शर्त मान के चुप, वॉर बंद करा दो।
और फिर रशिया और उसके बाद चाइना, रिग्रुप करो और फिर उसके बाद आगे जाके मारो। जी रशिया भी कूद पड़ा है, रशिया भी ठीक है। कूद पड़ा है के अंदर। ये बोल रहे हैं ना, Lavrov drops bombshell, Russian partners will do everything to create an atmosphere making further US Israel ops against Iran impossible। हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वर्ल्ड अगर वॉर रशिया, 3 की तरफ नहीं, ये टेबल पे बैठेंगे ये सब आपस में। ये हो गया है कि भाई अब ईरान का हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा। कोई माफ जो लोग कंट्रोल करते हैं किसी एरिया को, वो बैठ के लड़ाई नहीं करते। लड़ाई कर ली जिसको जितनी करनी थी। रशिया ने यूक्रेन में कर ली, जब अमेरिका वहां पहुंचा ऐसी की तैसी कर दी, आधा हिस्सा ले लिया। रशिया को भी कि मेरा भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। ये तुम्हारा एरिया नहीं है, अकेले तुम्हारे का नहीं है, हमारा भी है। हिस्सा बटेगा तो ईरान बटेगा तो ईरान कटेगा तो सब में बटेगा, सीधी बात। नहीं उसमें तो सबसे पहले जो बनेगा वो है कुर्दिस्तान, भी तो बनेगा ना वहाँ पे, कुर्द बनेगा सब अभी वहाँ बनेंगे। पे। अभी कई अजरबैजान पे भी हमला कर दिया ईरान ने। बलूच, हाँ वही तो मैं, वो अजरबैजान वाले ही लिख रही हूँ, वो इरानियन हम्म। ड्रोन्स, आई कट गया मेरा, इरानियन सुसाइड ड्रोन्स हैमर नव किचवान एयरपोर्ट इन अजरबैजान। अभी 3 कट्टर से 4 इस्लामी पंथियों का शासन खत्म हो, यह तय है, यह होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी बन पड़े करे, चलेगा। ये लोग जो कह रहे हैं ईरान में बच्चियों को मार दिया, ईरान में कितनी बच्चियों को मारा? खामेनी ने कितनी बच्चियों को मारा? हम्म, और ये इनकी आदत है। ये हिजबुल्लाह भी यही करता था, हमास भी यही करता था। ये अस्पतालों में, स्कूलों में जाके नीचे उसी के नीचे छिप के बैठते थे। और गाजा में कितने निकले हमास के टनल्स थे जो स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में छिप के बैठते थे। अरे ये पेशेंट भेजते थे सब इसराइल के अस्पतालों में, और पेशेंट के अंदर बम मान के भेजते थे। जिस पेशेंट का इलाज किया इसराइलियों ने, वो गई फिर 6 महीने बाद आई तो बम बांध के आई थी उस अस्पताल को उड़ाने के लिए। ये इस मानसिकता वाले लोगों पे कोई रहम खाने की कौन रहम खाए और क्यों खाए रहम? ये आप पे रहम खाएंगे? ये जिस दिन जीतेंगे ना, अगर अगर इस ईरान ईरान वॉर में अगर ईरान जीत रहा होता इस समय, तो वो नेतन्याहू को पकड़ के गर्दन काट के चौराहे पे टांग के गर्दन के साथ फुटबॉल खेलता। ये करते हैं ये लोग। पाकिस्तान अगर जीतेगा ना जिस दिन भारत में, एक और न्यूज आ रही है संदीप भाई, सऊदी जस्ट पुल द प्लग, ऑल एड एंड इन्वेस्टमेंट टू पाकिस्तान सस्पेंडेड इमीडिएटली, पाक हैज नो फाइनेंशियल प्लान, आर टैक्स पेयर्स मनी एंड फॉर फ्री लोडर्स एनीमोर। पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट भी उड़ गया हवा में, बम मतलब। पैक्ट, वो पैक्ट था और क्या, दूसरा कहाँ था? और दूसरा यूएस ने अपने जितने भी अमेरिकन सिटीजन है सबको पाकिस्तान छोड़ने के लिए कह दिया। लगता है पाकिस्तान की तरफ भी कुछ बड़ा होने वाली है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बड़ी-बड़ी डेट्स पे देखिए, प्रेडिक्ट जो है। और आरोप भारत पे लग रहा है ना कि भारत हुँ, अपने पोर्ट्स का इस्तेमाल होने दे रहा है, एक्चुअली में पाकिस्तान होने दे रहा है। इट इज पाकिस्तान हु इज मेकिंग श्योर कि यूएस उसके लैंड का यूज करके, पोर्ट का यूज करके ईरान पर हमला करे। ईरान देख रहा है जितने यूएस सपोर्टर है मैं सब पे हमला करूंगा, तो पाकिस्तान पे भी गिरेगा ईरान की गाज। वो तो पूरा बॉर्डर उसी का है, तो और बगल में है। हुँ, राइट। और इंडियन एम्बेसी का जो वो है, इंडिया में जो ईरानियन एम्बेसी है वहाँ पे कॉन्डोलेंस करने के लिए वो खोल रहे हैं 5, 6 और 9 मार्च को 10 से 3 9 बजे तक, सॉरी 5 से 9 बजे तक, जिसको जिसको ज़्यादा दुःख हुआ हो उनके जाने का, तो वो जाके वहाँ पर अपना बहुत सही। दुःख व्यक्त करके आ जिस सकते हैं। जो पहुंचे उसकी शक्ल जरूर, उसकी फोटो खींच लो कि ये है सब ईरान भारत के ईरान अंदर में ईरानी। ईरान ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं सो दैट इंडियंस जो है वो वहां से सेफली एग्जिट कर सकें। तो मोदी की डिप्लोमेसी, मोदी जी की फिर से एकदम बहुत सुपर डुपर कामयाब रही है। मुझे तो नहीं लगता वो इंडियंस है, वो ईरानियन ही है। बस एक पासपोर्ट इंडियन होगा उनके पास, आई वो वुडंट सब बी ईरानियन। नो, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड बिकॉज़ देयर इज अ रीजन। एक बात बताइए, पाकिस्तान तुम ईरान में कौन सा पीएचडी और साइंस और नासा की स्टडीज करने गए हुए थे? वहां पे तो पढ़ाते हैं हिजबुल्लाह, हमास, हाउथीज, यही तो पढ़ाई होती है। कौन सा अब साइंटिस्ट का मैं, स्टडी करते थे? खोमैनी एक और तुम्हें पढ़ाएगा? खमेनी इन्हें पढ़ाएगा। दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है यहाँ पे संदीप जी, ना यूएस धुला हुआ है दूध का धुला हुआ। वो अपने अपने आइंस्टाइन के डर से, अपनी इंटरनल इकोनॉमी के डर से वो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, अपने डॉलर को वापस बचा के रखने के लिए। यस, इधर ईरान, उसका इधर पर्पस। इधर डीप स्टेट वहां से प्रेशर डाल रहा है। इसराइल का मतलब ये है कि हमें ईरान से छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। 7 अक्टूबर का बदला अभी भी लेना है। एंड रिमेंबर, आई एम सो सॉरी, Netanyahu wants to go as one of the strongest leaders of the entire
इजराइलियन हिस्ट्री। उसके लिए वो गाजा का टेक ओवर करना हो, स्टेप बाय स्टेप, चाहे जिस भी तरीके से ही वो। जस्ट वांट्स टू मेक श्योर कि भाई कोई भी हमारी धरती पर हम पर हमला करने आए तो मैं उसको 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जितना आगे ढकेल सकूं ढकेलूंगा। दैट्स इट। हाँ, वो और एक उस चीज वो और है गायत्री जी, हम्म, ट्रंप की जो प्रेसिडेंशियल स्पीच थी, जो पहली उसने स्पीच दी थी इनॉग्रेशन में, शपथ लेते ही सेड वन थिंग, ड्रिल बेबी ड्रिल। तो ये अगर मिडिल ईस्ट का पूरा ऑयल का सीन खत्म होता है और मिडिल ईस्ट का ऑयल का सीन डिस्टर्ब करने से पहले ही कुछ दिन पहले तुम वेनेजुएला को कब्जा कर चुके हो और उसी का तेल दुनिया को भेजने जा रहे हो, उस पर सैंक्शन लगा के रखा था तुमने, और तुम ही बार हम्म, बार कह रहे हो कि दुनिया को वे हमसे तेल खरीदना चाहिए। हम्म, तो दुनिया तुमसे तेल खरीदे, इसके लिए तुम कहीं आग लगा दो, वॉर करा दो, ये तो तुम्हारा पुराना शगल है। हम्म, और सही बात है। इसमें वही तुम्हारे जो मित्र दोस्त थे, सऊदी, यूएई या जो भी थे, जिनके भी ठीक है देवर प्रोग्रेसिंग, वो भी जो भी कर रहे थे, तुमने उनकी भी ऐसी की तैसी कर दी। तो कोई ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मेरा दुश्मन। हाई फाइज तुमको लगता है इस पूरे के पूरे, जैसा मैंने कहा, ऐसा लग रहा है कि ये जो वॉर है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जो भी आप कही, ये लगता है पूरी दुनिया को चपेट में लेने वाला है। उधर यूक्रेन, उधर फ्रांस और यूके इन्वॉल्व हो गए, इधर ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिप्लॉय करना शुरू कर दिए एसेट्स इन द मिडिल ईस्ट। लुक्स लाइक वन बाय वन मेनी कंट्रीज आर ज्वाइनिंग दिस वॉर एंड ऑल अगेंस्ट ईरान। भाई हिम्मत की है, ईरान अगेंस्ट ऑल, ईरान वर्सेस ऑल हो रहा है इस वक्त। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात। इसराइल पे 7-7 मुसलमान देशों ने एक साथ हमला किया था। इसराइल इतना सा है, ईरान तो फिर भी इतना सा है। इसराइल ने कई बार इन लोग की धूल चटाई है, 70s में, 40s में, सब टाइम। ये तो आज इसराइल मजबूत हो गया लड़ते लड़ते, ईरान को हिम्मत नहीं है। अभी क्यों अभी अभी आपने न्यूज डाला ना कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तज देने के लिए तैयार है अगर उसको एक पीस डील मिल जाए तो ये कौन सी हिम्मत हुई। मर जाते लड़ते लड़ते। कोई हिम्मत नहीं है। बहुत कायर लोग हैं ईरान, ये बता रहा हूँ, ईरान की जो रिजीम है ये सब कायर है। इनके जो समर्थक भारत में बैठे हैं सब कायर हैं, बहुत डरपोक लोग हैं। इनको कोई हिम्मत ही नहीं बोले। प्लीज, मैं यहाँ पर आपसे असहमत हूं। ये बहुत कायर लोग हैं। इन्होंने अपनी जनता के साथ जो किया है, जिस तरीके से उनपे कंट्रोल करने के लिए जो अत्याचार किए हैं, और 2 मिनट का सह नहीं पाए। 2 बार मिसाइल गिरी, 4 दिन में ऐसी तैसी हो गई। ईरान के एफएम कह रहे हैं यूएस लड़ो ना एट्रॉसिटी। भाई, यूक्रेनियंस की तरह, रशियन की तरह 3-3 साल, 4-4 साल लड़ो। क्यों नहीं लड़ोगे? आज क्यों ट्रीटी ऑफ हुदैबिया याद आ रही है? ये कौन सब सी ट्रीटी? डरपोक हैं, कायर हैं, पूरी कौम ही वही है। ट्रीटी ऑफ ट्रीटी ऑफ थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये कौन सी ट्रीटी थी? हजरत साहब जो है वो, उस दिन उनको निपटा दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से हम ट्रीटी करेंगे, शांति वार्ता उन्होंने पेशकश की। और इसको बहुत स्मार्ट मूव बताया जाता है, क्योंकि शांति वार्ता जो सिर्फ सामने वाला कबीला, तो उसने कहा ठीक है तुमको रहना है, तुम अपने हिसाब से रहो, हम अपने हिसाब से रहेंगे। आज के बाद ये संधि होती है, बिकॉज वहां वो हार रहे थे। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद रीग्रुप किया, अपना पूरा पावर इकट्ठा किया, उस ट्रीटी को तोड़ा और सामने वालों को जिंदा नहीं छोड़ा, ट्रीटी का मौका भी नहीं दिया सामने वालों को। यही मैं कह रहा था, अगर पाकिस्तान ने सरेंडर किया जब 1971 में, 93,000 सैनिक हो जानते तो वो हार गए, तुरंत सरेंडर कर दिया। अगर भारत हारता तो क्या वो आपको सरेंडर का मौका देते? नहीं। वो उस समय के जनरल का गर्दन काटते और कहीं टांग देते और कहते कि ये देखो ये किया है, हमसे डर के रहो। दिस इज व्हाट दे हैव डन ऑलवेज। और जब हारते हैं तब चुपचाप शांत ऐसे कहते हैं, भैया हमको छोड़ दो, आज छोड़ दो, कोई बात नहीं, ट्रीटी कर लेते हैं। ये ये डरपोक कौम है। और इसकी जो ट्रीटी आए, ये जो ईरान ने पीस डील ऑफर किया है ना, ये इनका डर, ये कुछ नहीं है। ये अभी फिर अपना कुछ 2-4 साल में इकट्ठा करेगा, फिर कर देगा। हमास भी यही करता था इसराइल के साथ में। हमास ने भी हम्म, 7 अक्टूबर को जो हमला किया था, उससे पहले पीस ट्रीटी ही चल रही थी, पीस पीस ही चल रहा था। हम्म। ईरान के एफएम कह रहे हैं यूएस एट्रॉसिटी सिंक्स ईरान फ्रिगेट डेना, India's naval guest with 130 sailors in international waters, 2000 uh, miles from shore. America will bitterly regret this precedent. मतलब उन्होंने उसका जो अभी हम डिस्कस किया पहला पॉइंट, जो शिप को सिंक कर दिया है, कि अब हम इनको सबक सिखाएंगे, इसका बदला लेंगे, बेसिकली इनडायरेक्टली ये बात चल रही है। उसके अलावा जो आज बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, इन्होंने इनका रेडियो स्टेशन उड़ा दिया है ईरान का।
कई सारी छोटी-छोटी घटनाएँ आ रही हैं, बट ये लग रहा है कि ये वॉर एस्केलेट होने वाला है, कि मुझे किसी भी पॉइंट पे संदीप जी ये खत्म होता हुआ नहीं नज़र आ एक रहा है। एक आखिरी बात कहूंगा, कुछ हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनका अपना जानकारी होगा, कह सकते हैं कि यार ईरान में किसी को तो छोड़ देते जिंदा, सबको मार दिया है तो अब वो एकदम हेल्टर स्केल्टर, वो बावला हो गया कि सारे जनरल कमांडर जो बचे वो कुछ भी कर रहे हैं। आई एम सेइंग इट, बहुत सही किया है कि किसी को नहीं छोड़ा है, और अब भी जितने हैं उनमें से किसी को ना छोड़े। किसी भी ईरानियन फंडामेंटल मेंटालिटी रखने वाले किसी भी जनरल कमांडर, सैनिक तक को ना छोड़ा जाए। 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, और सबको निपटाइए और अपना आदमी बिठाइए, चाहे जो मर्जी करना हो करिए। लेट वहीं के लोगों को अपना अपना स्टेट बना के जीने दीजिए। बट फंडामेंटली जितने रेडिकलाइज्ड ईरानियंस हैं, कि वो देश के नागरिक, वो किसी देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और देश चलाने वाले नहीं है, वो सब पैरासाइट्स हैं। किल देम ऑल, डोंट लीव देम। ठीक है, अस्त व्यस्त है, ठीक है, इस्लामिक रेजिम अस्त व्यस्त ही रहती है, चाहे नेता बैठे चाहे ना बैठे, वो अस्त व्यस्त ही रहती है। उन लोग को आदत पड़ गई है सब ऐसे ही जीने की। हुँ। इन्होंने अपने आईसीबीएम का डूम्सडे को शायद लॉन्च किया है या टेस्ट किया है, एंड इट्स सपोज्ड टू बी वेरी, वेरी पावरफुल वन। लग रहा है ये वार्निंग वाइब्स अभी से भेजना शुरू कर चुके हैं कि भैया अगली मिसाइल ये होगी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग आई थिंक। यूएसए को भी एक मौका मिला अपना दिखाने का, अपना जो वॉर के जो उसकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका हुँ। शोकेस करने का। वो तो करता है, उसने तो न्यूक्लियर बम भी हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा के जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था, लाखों लोग मार दिए थे। तो ऑल यहाँ इंडिया हजारों मरेगा 2-4 मिसाइल से, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके तो उसको भी आदत है। जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसने कंडेम किया है यूएस इज़राइल जॉइंट स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज़ ओपन एग्रेशन, अर्जेस यूएन एंड वर्ल्ड टू इन्फोर्स इमीडिएट सीज फायर एवर्टिंग डिवाइड। ये क्या भारत के भी यहाँ आप क्यों कह रहे हो भाई, 2-4 प्लेन खाली जा रहे हैं, बैठो उसमें। वो लोग भी खुश हो जाएंगे कि चलिए 2-4 हेल्पिंग हैंड और मिल गए हमें लड़ने के लिए। हे मोदी जी, हमें आपसे रिक्वेस्ट है, इन लोग को उन प्लेन में बिठाइए जिनसे डबल खर्चा मत करिए ना। हाँ, जिन प्लेन से, खाली प्लेन से आप कुछ लोगों को लाने जा रहे हैं, उसी में इनको बिठाइए, वहां छोड़ के आइए प्लीज। छोड़ गए। हाँ, हाँ वही प्लीज, तो। राइट। ईरानियन को जाके समझाओ ना भाई। जो ईरानियन है जो मिसाइल मार रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं, ओमान, सऊदी और सब पे हमला कर रहे हैं, उनको जाके समझाओ ना कि भैया हमारे सऊदी, हमारे मक्का पे हमला मत करो। उनको समझाने जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो। Another news coming. एक तो IDF obliterates Hezbollah command center in southern Lebanon. ये एक दूसरे का नुकसान कराते रहेंगे। आई थिंक ये छोटे बड़े जितना भी ये कर सकते हैं ये पेजर सब बम के मिलेंगे। बाद भी हिजबुल्लाह बच गया अभी। हिजबुल्लाह बच गया, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान ने ईरान IRGC claims मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएस ऑयल टैंकर इन नॉर्दर्न पर्शिया। ठीक है, अब हमारी हमारी ये तो लग रहा है हमारे इधर आ जाएंगे ये सारे, अरेबियन गल्फ में आ गए फिर से। पर्शिया गल्फ, अरेबियन गल्फ वेसल रिपोर्टेडली ऑन फायर, रिटेलिएशन वेव आफ्टर यूएस सब सैंक आइरिस देना वॉरशिप। आई होप इट इज नॉट अगेन इन द इंडियन ओशन। ये तुमको जहां लड़ना लड़ो, हमारा हमारा वो हिंद महासागर एज इट इज शोल्ड। क्यों, दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट होगा, आप कैसे बचेंगे। आप अपने आप को बचा के रखने की यही कोशिश करिए। यही कोशिश हो रही है कि भारत किसी तरह इस वॉर में डायरेक्टली घुस इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। जाए। ये जो भारत में ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अरे भैया बैठिए, बैठो प्लेन में जाओ, कराओ टिकट, निकलो यहाँ से, जाके लड़ो। हम ये उकसाने की कोशिश की जा रही है भारत को अंदर से कि अगर वहां लेफ्ट राइट कुछ भी हुआ तो उधम हम यहाँ में मचाएंगे। मतलब झगड़ा कहीं और हो रहा है, पर शीशे कांच अपने घर में फोड़ेंगे हम। नहीं, इस भारत देखो कुछ शांत है ना, भारत एंजॉय कर रहा है, हिंदू होली मना रहा है। अरे भैया हमारा खमैनी मारेगा तुम होली मना रहे हो, दिल में कचोट उठ रही है। अच्छा, इस बीच में कुर्द उधर मार्च कर रहे हैं ईरान की तरफ और उनके ऊपर करना भी चाहिए, कुर्दों के साथ जितना बुरा हुआ है ना, बिल्कुल करना चाहिए। कह आप तो रहा हूँ, ऐसा ईरान ने सबने कुर्दियों के साथ जो किया है, हजारा लड़कियों के साथ जो किया है, बहुत गंदा व्यवहार किया है। बताइए कुछ इन डिटेल सबका में। कर्म फल भोगने का क्यों समय आ गया है। क्यों कुर्द इतने सताए हुए हैं, क्या मतलब आपने क्या जानकारी है आपके पास? कुर्दिस्तान जो है ना, वो कुर्दिस्तान नहीं है। जैसे ज्यूज अलग अलग देशों में फैले हुए थे फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, यूरोप में, पोलैंड में, जर्मनी में, हर जगह उनका एक देश नहीं था, वैसे कुर्दों के साथ
वो एक ट्राइब है, एथनिसिटी, जैसे मैंने गुजराती, पंजाबी, तो ये कुर्द बेचारे, ये जिस एरिया में ना, इराक में भी, सीरिया में भी, हर बॉर्डर के ऊपर हो, ईरान के भी ऊपर, तो जहां ये बॉर्डर है, आप, लेकिन इनको कभी अपना देश नहीं मिला। और सबने, सारे इस्लामिक रेडिकल्स ने कन्वर्ट करने के बाद भी इनको, जैसे पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ करते हैं ना, ये कुर्द बच्चियों के साथ करते हैं। और बहुत बुरा हाल कर रखा है सालों से। छोटी छोटी बच्चियां उठाना, उन कुर्दों के साथ बुरा व्यवहार करना, कन्वर्ट करने, ये आईसिस के लड़ाके उठा के ले जाते हैं। मतलब उनको ब्रीडिंग ग्राउंड समझ लग गया है कि यहाँ इनको इनको पलने दो, पुसने दो, 12 13 14 साल के हो जाएंगे तो उठा के ले जाओ। कुर्द लड़कियों पे जितना अत्याचार ईरानियन, इराकी, आईसिस, सीरिया, सबने मिलके किया है ना, उन्होंने भी हथियार उठाए, लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो ठीक है, आज उनको मौका मिला है, वेल एंड गुड। हाँ, बट इसमें टर्की भी लपेट में आएगा ना, क्योंकि कुर्द का एक पोर्शन टर्की की तरफ भी आता है, तो उधर भी मिर्ची तो लगने वाली टर्की ने कम अत्याचार किए, किसी इस्लामिक रेजिम ने कुर्दों को नहीं छोड़ा, सबने नोचा है, गिद्धों की तरह नोचा है इन लोगों को। और आज ये अगर जा रहे हैं अपना बदला लेने, बलोचियों, जैसे बलोचियों को नोचा है, ईरान ने भी नोचा बलोचियों को, क्योंकि थोड़े बलोच ईरान में भी हैं, 40 लाख के करीब, पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर। और इसलिए बलोचिस्तान भी मिलना बनना चाहिए, कुर्दिस्तान भी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। ये इस्लामिक रेजिम भले 3 4 5 इस्लामिक रेजिम आ जाए वहां पे, लेकिन ये जो एक फंडामेंटलिस्ट इतना बड़ा क्या कहते हैं, और ईरान में पर्शियन सभ्यता का उदय होना चाहिए। बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को फिर से बताना चाहूंगी, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आप सभी का इंतजार रहेगा। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स, इनके लिए स्पेशल फैसिलिटी है, स्पेशल असिस्टेंस मैं ये कहूंगी है। आप आए, हमारे से मिले, भारी से वहाँ भारी मात्रा में आए, हमसे मिले। लेट्स हैव अ एक्सचेंज, एंड दिस इज नॉट वन वे प्रोसेस। आप लोगों का इनपुट चाहिए। ये जो पुनर्निर्माण की हम बातें कर रहे हैं, ये जो राइजिंग इंडिया, ये जो अनस्टॉपेबल भारत है, इसमें आप लोगों की कंट्रीब्यूशन के बिना नहीं हो सकता है। और इसीलिए ऑन ग्राउंड इस तरीके की जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप लोगों से 1 to 1 इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर इसमें शामिल हो। जो क्यूआर कोड आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, इससे जब आप स्कैन करेंगे और आप वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां से आप पासेस अपने रजिस्टर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करें। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बट इस पूरे प्रोग्राम में, इस कार्य में हमारी मदद करना चाहते हैं, दिल से आना चाहते हैं, पर नहीं आ पा रहे हैं, और हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमें सहायता करना चाहते हैं, तो प्लीज आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट करें। आपका सहयोग सराहनीय रहेगा, क्योंकि आप लोगों की मदद के बिना ये कार्य पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।